मित्रों, मैं राहुल लाल आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी के दाव में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह लगातार फंसते चले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में तो हम लोगों ने तमाम दावपेच की गतिविधियां देखी कि किस प्रकार से विपक्ष के दाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आई, परसेप्शन से लेकर तमाम मामलों को लेकर। लेकिन अब जब लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, संसद सत्र की आगाज हो चुकी है और लगातार सांसद शपथ ले रहे हैं, वैसे स्थितियों के बीच में राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक दाव ने, अगर मैं कहूँ टीम इंडिया के दाव ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, तो यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। और विशेषकर स्पीकर चुनाव को लेकर स्वतंत्र भारत में पहली बार जो रणभेरी बजी है, जो महासंग्राम हुआ है, उसने पूरे माहौल को काफ़ी ज़्यादा जो है कि दिलचस्प बना दिया और बीजेपी को काफ़ी बुरी तरह से फंसा दिया है। अगले कुछ मिनटों में समझेंगे कि आखिर राहुल गांधी का वह मास्टर स्ट्रोक क्या रहा, टीम इंडिया का वह विशेष दाव क्या था जहां पे बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। मित्रों, टीम इंडिया और एनडीए के बीच में जो खाई है वह खाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब मंत्रिमंडल का गठन किया, तो जब मंत्रिमंडल का गठन किया और मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया, पहले तो गठन के दरमियान में अगर देखें, प्रधानमंत्री जरूर ये चीज़ कह रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार है, क्योंकि बीजेपी के पास 240 का ही आंकड़ा है। बीजेपी उसके बाद 272 के जिस जादुई आंकड़े पे जा रही है, वो गठबंधन सहयोगियों के आधार पे जा रही है। लेकिन मंत्रिमंडल के गठन में हम लोगों ने देखा कि टोटल प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों ने शपथ लिया और उसमें विपक्षी गठबंधन के केवल 11 सहयोगियों ने भाग लिया। यानी सरकार के मंत्रिमंडल में समुचित तौर पे गठबंधन सहयोगियों को प्रतिनिधित्व मिलता हुआ नहीं दिखा। नंबर 1 चीज़, यानी प्रधानमंत्री ने एक जगह वहाँ पे भी दिखाई कि जरूर वो एनडीए नाम ले रहे हैं, लेकिन सरकार वो बीजेपी की ही चला रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी 303 सीटों से घटकर 240 सीटों पे आ गई, यानी जनादेश के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस जो है कि वो सीधे 99 सीटों पे पहुंची और विपक्ष ने काफ़ी ज़बरदस्त अपने संख्या में वृद्धि की। लेकिन उसके बावजूद भी, यानी जहां पे जनादेश में, जिस सरकार को जनादेश 2019 की तुलना में 2024 में जनादेश काफ़ी कम मिला, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अधिकतर मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया, तमाम लोग उसी जगह पे बने हुए रहे। लेकिन आश्चर्यजनक स्थिति यह है मित्रों, ओम बिरला जो कि पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं, उनके नाम में भी बीजेपी ने कोई बदलाव नहीं किया। ओम बिरला को फिर से स्पीकर पद के लिए उन्होंने वो नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं एनडीए के तरफ से। ओम बिरला की स्थिति को देखा जाए तो ओम बिरला के नाम से विपक्ष कभी भी सहमत नहीं हो सकता था। और ओम बिरला की स्थिति की तरफ मैं थोड़ा और ध्यानाकर्षण दिला दूं, ओम बिरला कोटा से लोकसभा सीट 2019 में तो 2,80,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार किसी तरह से हारते आगे पीछे होते हुए केवल और केवल मात्र 41,000 वोटों से ओम बिरला किसी तरह से कोटा से जीत सके। जी हाँ, वही कोटा लोकसभा सीट है उनका, जो कि बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता है, और उस अभेद्य गढ़ में भी कांग्रेस ने उन्हें बहुत जोरदार कठिन चुनौती दी थी। मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो भी मित्रों बनाया हुआ था चुनाव के समय में ही, और तभी हमने कहा भी था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने सीट पर बुरी तरह से फंस गए। तब लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अभी भी जाके आप लोग उस टाइमलाइन पर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओम बिरला जीते तो जरूर है, लेकिन उनकी सीट किस तरह से बुरी तरह से फंसी हुई थी और किसी तरह से कैसे वो जीते हैं, वो कहानी उस वीडियो में देख सकते हैं। कहने का मेरा आशय यह है कि जिस स्पीकर को लेके विपक्ष की तमाम आपत्तियां थी, चूँकि उनके ऊपर जो सबसे गंभीर आरोप ये थे कि जब आईपीसी और सीआरपीसी की तमाम धाराओं से संबंधित कानूनों को बदला जा रहा था पिछले साल, तो उस समय विपक्ष के 146 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित करके बाहर फेंक दिया गया था और एक तानाशाही रवैया देखने के लिए केंद्र सरकार का मिला था। स्पीकर पद पे सबसे पहले तो विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में इस प्रकार की तानातानी की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए, और स्वतंत्र भारत में अब तक हुई भी नहीं थी। अगर इसके पहले स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत कभी आई थी तो वो स्वतंत्रता के पहले 1925 में 1925 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में जो चुनाव हुआ करते थे, तब वैसे संघर्ष की स्थितियां आई थी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़,
प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन सत्र प्रारंभ हुआ तब उन्होंने कहा था कि वो विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे। आज जब विपक्ष ने यह मांग रखी कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए, तब वो स्पीकर पद पे कुछ सहमति जता सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया इस मांग को। मित्रों, फिर से समझिएगा इस मामले को लेके। लोकसभा उपाध्यक्ष, जी हाँ, आप लोग बहुत सारे लोग इस पद से परिचित नहीं होंगे, इसलिए कि 2014 और 2019 में लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष कोई रहा ही नहीं, कोई डिप्टी स्पीकर के पद पे कोई रहा ही नहीं। तो डिप्टी स्पीकर बीजेपी ने जो तमाम घटनाक्रम आज तेज़ी से घटी, उस जगह पे बीजेपी ने क्लियर स्पष्ट कर दिया कि वो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं देने जा रही है। हम लोग भारत में किस जगह, भारत में मित्रों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसद के भीतर ये गतिविधियाँ घट रही हैं। संसद के लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, संसद के लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो रही है लोकसभा के। मित्रों, एक चीज़ मैं बहुत गंभीरता के साथ समझाना चाहूँगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर चलती है। संसदीय लोकतंत्र के प्रत्येक चीज़ लिखित नहीं होते हैं, परंपराओं के आधार पर चलते हैं। अब तक की इस देश में परंपरा क्या रही है मित्रों? परंपरा ये रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ पार्टी के पास और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद वो विपक्ष को दिया जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। लेकिन यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, 2 टर्म में इस बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही थी, उन्होंने लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पे किसी को वो पद ही खाली रख दिया, जो विपक्ष को दिया जाना चाहिए वो पद खाली रख दिया। लेकिन आज पीयूष गोयल ने जो बयान दिया, वो बयान काफ़ी अपने आप में एक तरह से ऐसा बयान है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के खाई को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला बयान दिख रहा है। क्योंकि देखिए, केशव वेणुगोपाल को बुलाया गया, वहाँ पे बातचीत हुई और स्पष्ट तौर पे इन लोगों ने मांग रखा है कि कम से कम उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्षी खेमे को दे दिया जाए। क्योंकि अगर हम लोग आंकड़ों के आधार पर देखें तो इसमें सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों के बीच में ज़्यादा का अंतर नहीं है। बीजेपी अगर 240 सीटों पे है तो मोटे तौर पे जो अभी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं आंकड़े, जो कई सारे निर्दलीय जो विपक्षी खेमे को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, वो 240 और 240 के लगभग बराबर के आंकड़े पे ही बीजेपी 240 और विपक्षी गठबंधन भी 240 के आसपास पे खड़ी दिखाई दे रही है। ये स्थितियां हैं लोकसभा में इस समय। अब ऐसे स्थिति में ये कितनी बेहतर स्थिति होती कि विपक्ष को भी एकजुट करके मनाया जाता स्पीकर पद के लिए। अगर स्पीकर पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए आम सहमति की स्थिति नहीं है मित्रों, तो फिर जहाँ से सत्तारूढ़ जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि पक्ष और विपक्ष के बीच में संख्या काफ़ी कम का अंतर है। विपक्ष को थोड़ा भी विश्वास में लेने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। विपक्ष को जब आप विश्वास में नहीं लेंगे फिर सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी? क्योंकि इसके कई सारे रूप दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो संसदीय परंपरा के अंतर्गत जो मैं बोल रहा था, संसदीय परंपरा में ये चीज़ होता था कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेते थे, जवाहरलाल नेहरू से मैं जोड़ूं, और अगर प्रधानमंत्री मोदी के 2019 तक के शपथ ग्रहण की बात करूं, शपथ ग्रहण के बाद वो प्रधानमंत्री विपक्ष वाले लाइन में जाते थे और वहाँ पे विपक्षी सदस्यों को हाथ जोड़कर नमन करते हुए फिर वो आगे निकलते थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शपथ लिया तो उस प्रकार की स्थितियाँ नहीं देखी। जो एक दिखाया जाता था, कटसी विपक्ष के प्रति दिखाया जाता था, वो कटसी नहीं दिखाई दी गई, नंबर 1। नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद पे, चूँकि लोकसभा अध्यक्ष के पद पे सत्ता पक्ष और विपक्ष सबों का उस आसन के प्रति सम्मान का भावना हो, ये बहुत आवश्यक होता है कि सर्वसहमति की स्थिति बने। विपक्ष ने एक छोटी सी मांग रखी थी और वह मांग ये थी कि आप हमें उपाध्यक्ष का पद दे दीजिए, जो कि संसदीय परंपराओं के अनुसार मिलना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी रुख दिखा रही है, बीजेपी ये रुख दिखा रही है कि वो लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी खुद अपने पास रखेगी, ओम बिरला को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, और उपाध्यक्ष किसी एनडीए के सहयोगी, गठबंधन सहयोगी की देगी। ऐसे स्थिति में विपक्ष ने भी के सुरेश को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है मित्रों। के सुरेश एक सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग कह लें कि अनुभवी सांसद हैं, और प्रोटेम स्पीकर के पद पे भी उनका नाम होना चाहिए। लेकिन उसमें भर्तृहरि महताब को एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्हें जो है कि सीधे सीधे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तब भी विपक्ष ने इसका पूरा का पूरा पुरजोर विरोध किया। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो एक खाई बढ़ती चली जा रही है, यह बीजेपी के लिए कोई आसानी वाला रास्ता नहीं दिख रहा। क्योंकि बीजेपी को सदन अगर 5 साल सरकार चलानी है, या जो भी चीज़ें सदन की कार्रवाई चलानी है, सदन की कार्रवाई चलानी
सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो पूरा का पूरा रवैया बीजेपी ने लिया है, वैसे स्थिति में सदन के शुरुआत में ही कहीं न कहीं रणभेरी बज चुकी है। और ये रणभेरी कोई छोटी मोटी रणभेरी नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार स्पीकर पद के लिए सीधे सीधे चुनाव की स्थिति आ गई है। यानी सत्तारूढ़ पक्ष के तरफ से ओम बिरला और विपक्ष के तरफ से के सुरेश, ये दो उम्मीदवार आमने सामने खड़े होंगे। स्पष्ट है, जीते चाहे इसमें से कोई भी मित्रों, लेकिन अंतर, संख्या का अंतर काफ़ी छोटा होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ओम बिरला भी जीत जाते हैं तो एक डिफरेंस काफ़ी छोटा होगा, के सुरेश जीतते हैं तो फिर तब तो ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की स्थिति होगी। विपक्ष के दोनों ही हाथों में एक लड्डू वाली स्थिति मैं देख पा रहा हूँ मित्रों। वो कैसे? क्योंकि अगर सत्तारूढ़ पार्टी अपना स्पीकर अगर बना भी लेती है और वहाँ से अंतर सदन में गिनती होगी और स्पष्ट तौर पे देखेगा कि एनडीए के साथ कितने लोग हैं और विपक्ष के साथ कितने लोग हैं। विपक्ष के साथ जो संख्या अभी दिख रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो संख्या आपको सदन के भीतर बढ़ी हुई और ज़्यादा दिखेगी। क्योंकि अब तक जो पार्टियाँ न्यूट्रल हैं, जिन्होंने निर्णय नहीं लिया, उसमें से कई पार्टियाँ इस समय बीजेपी के इस नए तानाशाही रवैये को देख के विपक्षी गठबंधन की तरफ वो आते हुए दिखेंगे। एक तरह से स्पीकर के चुनाव में ही विपक्ष को अपना शक्ति प्रदर्शन करने का भरपूर अवसर राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक दाव ने दे दिया है। बीजेपी को इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं अहंकार में फिर से लगातार गड़बड़ियां करती चली जा रही है। और इस समय जबकि अगर हम लोग पिछले 13-14 दिनों से देखें तो कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से शपथ लिया है तीसरे बार सरकार के लिए, तब से सरकार के उपलब्धियों के नाम पे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थितियां लगातार नजर आ रही हैं। देश में नीट परीक्षाएं, तमाम परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं। नीट परीक्षा अब तक उसको कैंसिल नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और निर्माण में मंदिर में ही जो है कि मुख्य गर्भगृह में ही पहली बरसात में पानी, वहाँ की स्थिति आ गई है। राम पथ पे जो है कि टूट फूट की स्थितियाँ दिख रही हैं। तो भ्रष्टाचार के बिहार में एक सप्ताह के भीतर 3-3 पुल गिर गए। तो भ्रष्टाचार के जो बड़े आरोप जो पहले विपक्ष लगा रहा था, वो अब तो आरोप अब खुद ही जो है कि बीजेपी के लोग ही एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। संजीव सोम जो है संजीव बलियान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कई सारे भ्रष्टाचार की चीज़ की और ऑस्ट्रेलिया तक में अपनी संपत्ति बनाई। ये स्थितियां बीजेपी के लिए काफ़ी परेशान करने वाली हैं। धन्यवाद मित्रों।